पेपर सिर पे आ गए भाई, फटाफट बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरू करते हैं। 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निपटा लेते हैं, लेके प्रभु का नाम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 नाम है अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। प्यारे बच्चों, इसके अंदर 4 टॉपिक्स कवर हैं। पहला फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, दूसरा लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, तीसरा फॉरेन ऑपरेशंस और चौथा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होती है? आपने अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जो आपकी होम करेंसी से अलग किसी और करेंसी में है, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। जैसे आप इंडिया में हैं, होम करेंसी है रुपी, आपने रुपी से अलग किसी भी और करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करी है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 लग जाएगा। अच्छा जी, उस ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पर होगा, यानी जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन करी है उसी दिन के रेट पर कन्वर्ट करके रुपीस में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे। अब ट्रांजैक्शन कर ली तुमने डॉलर में, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं रुपीस में, तो बोलो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? यस, उस डॉलर वाली ट्रांजैक्शन को रुपी में कन्वर्ट करके तब लिखना पड़ेगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है जिस दिन आपने वो ट्रांजैक्शन की है उस दिन, स्पॉट रेट का मतलब है उसी दिन जो रेट चल रहा था उस पे कन्वर्ट करके तब अपनी बुक्स में रुपीस में लिख करके चलोगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पे क्या करोगे? एसेट लायबिलिटी अगर मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट यानी 31 मार्च के रेट पे कन्वर्ट करोगे, या जिस दिन भी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है 31 दिसंबर भी हो सकता है। और नॉन मॉनिटरी आइटम है तो हिस्टोरिकल रेट या फिर रेट ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। और कन्वर्ट करने के बाद जो भी प्यारे बच्चों एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो सारा P&L में चला जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन, 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए लिया गया विदेशी मुद्रा में लोन। वो प्यारे बच्चों 2 कारणों से आप ले सकते हैं, एक तो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग मशीनरी खरीदने के लिए या फिर किसी और अदर पर्पस के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है, 12 महीने से ज़्यादा का लोन लिया है, रुपीज़ में नहीं किसी और मुद्रा में किसी और करेंसी में, डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो या तो P&L में जाएगा या एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे प्यारे बच्चों। और एक बार ऑप्शन अगर आपने चुन लिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता है। अदर पर्पज, आपने किसी और कारण से नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए अगर आपने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है तो या तो P&L में डाल सकते हो एक्सचेंज डिफरेंस को, या फिर FCMITD अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डाल के लोन पीरियड में अमोर्टाइज करके P&L में पहुंचाओगे। इसी को पैरा 46 और 46A भी कहते हैं। फॉरेन ऑपरेशंस, विदेश में रहे खुली हुई तुम्हारी ब्रांचेस को कहते हैं फॉरेन ऑपरेशंस। वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल जो पूछ कर डिसीजन लेती है, नॉन इंटीग्रल बिना पूछे डिसीजन लेती है। तो उनका फॉरेन ब्रांचेस का चाहे इंटीग्रल हो चाहे नॉन इंटीग्रल हो, उनका ट्रायल बैलेंस तो डॉलर में बन रहा होगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? एसेट लायबिलिटी को, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के केस में AL यानी एसेट और लायबिलिटी को सेम ट्रीटमेंट होगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का जो भी बताया था। इनकम और एक्सपेंस के लिए एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट। नॉन इंटीग्रल के केस में एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पर और इनकम एक्सपेंस एक्सचेंज रेट या फिर एवरेज रेट पर। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के बाद आया वो P&L में जाएगा, और नॉन इंटीग्रल वाला FCTR फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा, और जब उसको ब्रांच को डिस्पोज करोगे आप उस टाइम पे वो P&L में ट्रांसफर होगा। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, प्यारे बच्चों फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पर फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए या किसी भी और मतलब फॉरेन करेंसी में डील करने के लिए। क्यों? आपको डर था कहीं ज़्यादा रेट ना बढ़ जाए, इसलिए आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज के रेट से फ्यूचर में किसी ट्रांजैक्शन को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे केस में स्पॉट रेट यानी आज का रेट और फॉरवर्ड रेट यानी जिस रेट पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसे आप एक्सपेंस या इनकम के तौर पर एमोटाइज करेंगे लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है सर जी। AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार द्वारा दी गई ग्रांट की अकाउंटिंग सिखाता है। वो ग्रांट कैश काइंड किसी भी रूप में मिल सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, सिमिलर बॉडी कहीं से भी मिल सकती है। ओके सर जी। 6 टाइप की ग्रांट मिल सकती है। पहली, ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, सरकार ने आपको ग्रांट दी है कोई डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। 2 ऑप्शंस हैं, या तो एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दो या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल के डेप्रिसिएशन के रेशियो में P&L में ट्रांसफर करते हुए चलो ओवर द पीरियड। दूसरा, सरकार ने ग्रांट दी है नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल लैंड के लिए। ऊपर दिए गए 2 ऑप्शंस तो हैं ही, साथ ही साथ अब तीसरा ऑप्शन भी है, उसे कैपिटल रिजर्व में भी क्रेडिट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रांट रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, सरकार ने ग्रांट दी है
कि आप बैकवर्ड एरिया में जाओ, वहाँ पे ऑफिस वगैरह बिजनेस वगैरह सेटअप करो, उसके लिए कुछ ग्रांट कुछ मदद हम कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में जाएगी और कुछ भी नहीं। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, कुछ खर्चों के लिए ग्रांट दिया सरकार ने, या तो P&L में डाल दो या कंसर्न्ड खर्चे में से माइनस कर दो, DGG अकाउंट में डाल के कॉस्ट इनकर्ड के रेशियो में P&L में ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब ये है ग्रांट रिलेटेड टू कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, पिछले कुछ सालों में खर्चा आप कर चुके ऑलरेडी, सरकार को अब होश आया है आपको ग्रांट देने का, P&L में जाएगी और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सरकार ने ग्रांट नहीं दी, एसेट ही दे दिया, छठे और आखिरी टाइप की ग्रांट, तो एसेट को रिकॉर्ड करोगे जिस भी प्राइस पर सरकार ने वो आपको दिया है उस प्राइस पर, अगर फ्री दिया है तब भी नॉमिनल प्राइस 10, 20, 50, 100 पर जरूर रिकॉर्ड करके चलोगे। अच्छा जी, ग्रांट अगर रिफंड करनी पड़ रही है किसी कारण की वजह से तो आपको क्या करना है, ग्रांट की जो एंट्रीज आपने पास करी है वो रिवर्स कर डालनी है, और ग्रांट को इससे पहले तुम रिकॉर्ड करो, ये 3 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। रिलेटेड कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड, कंक्लूसिव एविडेंस आपके पास मौजूद है कि कंडीशंस फुलफिल्ड हैं और ग्रांट मिल जाएगी, इस बात के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो पैसा आपने लगाया है बदले में रिटर्न, बदले में और पैसा पाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 2 प्रकार की हो सकती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट करते वाले दिन अगर आपके दिमाग में ये इंटेंशन है, मैनेजमेंट के दिमाग में ये सोच है कि इस इन्वेस्टमेंट को आप 12 महीने तक अपने पास रखोगे, 12 महीने से ज़्यादा तक अपने पास रखोगे, बेचोगे नहीं, तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। और अगर इन्वेस्टमेंट वाले दिन ही आपके दिमाग में ये है कि आप इसे बेचने वाले हो 12 महीने के अंदर अंदर, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, लॉन्ग टर्म का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन आया है उसे जरूर माइनस कर देंगे। शॉर्ट टर्म का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। अगर कभी लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में रिक्लासीफाई करना पड़ जाए तो कॉस्ट प्राइस और कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज लोअर। शॉर्ट टर्म को कभी लॉन्ग टर्म में रिक्लासीफाई करना पड़ जाए तो कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन विच एवर इज लोअर पे करके चलेंगे। ब्रोकरेज और कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में आती है। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्स इंटरेस्ट तो समझ लो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है प्राइस, कम इंटरेस्ट लिखा है तो समझ लो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। राइट शेयर्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर शेयर डिवेंचर बोनस वगैरह आपको फ्री में मिले हैं तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फ्री में मिले आपने कुछ भी पेमेंट नहीं की है। और ये जो नाम लिखे हुए हैं इन पर प्यारे बच्चों AS 13 नहीं लगता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो जो भी डिफरेंस होगा, लॉस होगा इन्वेस्टमेंट को बेचने पर, या प्रॉफिट होगा, P&L में जाएगा सीधा। ये चार्ट बुक अगर आप ले लेते हैं PDF अभी भी, और ये वीडियोस देख लें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी ग्रिप में होंगे। बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत छोटा प्राइस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले सकते हो। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, बाय।